हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और इतिहास विषय की क्लासों में हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली क्लास में अजयराज और अर्णोराज के शासनकाल और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो जगदेव है वह अपने पिता अर्णोराज की हत्या करके गद्दी पर बैठता है। इस प्रकार जो जगदेव है वह चौहानों में प्रथम पितृहंता कहलाता है। जगदेव है वह शासन करता है 1150 से 1153 ईस्वी तक। इसकी निश्चित रूप से आलोचना हुई, निंदा हुई, क्योंकि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा। अब जो आज हमारी क्लास में टॉपिक रहने वाला है वह विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। आज की क्लास में हम विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। जो विग्रहराज चतुर्थ है वह 1153 ईस्वी में अपने पिता के हत्यारे जगदेव की को गद्दी से हटाकर सिंहासन पर बैठता है और 1164 ईस्वी तक शासन करता है। अगर हम बात करें विग्रहराज की उपलब्धियों के बारे में, जिनके चलते जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव हैं, इसका शासनकाल सपाद, लक्स या शाकंभरी या अजमेर के चौहानों में स्वर्ण काल का दर्जा रखता है, गोल्डन एज का दर्जा रखता है, क्लासिकल एज कहलाया। अगर हम विग्रहराज चतुर्थ के बारे में अध्ययन करें तो हमें विग्रहराज चतुर्थ का इतिहास है उसे दो भागों में बांटकर पढ़ना चाहिए। एक तो इसकी राजनीतिक उपलब्धियों को और दूसरे इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को। जितनी महत्वपूर्ण इसकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं उतनी ही महत्वपूर्ण इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। विग्रहराज चतुर्थ एक महान शासक हुए चौहानों में, जिसका शासनकाल स्वर्ण काल का दर्जा रखता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विग्रहराज चतुर्थ के पिता कौन, तो विग्रहराज चतुर्थ के पिता हो जाएंगे अर्णोराज या आनाजी, जिसे इतिहास में कहीं कहीं आनाजी कहकर भी संबोधित किया गया। अब हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में, तो जो वर्तमान में दिल्ली है, यह एक समय में कहलाती थी दिल्ली का। दिल्ली का एक नाम और मिलता है, वह है इंद्रप्रस्थ। एक नाम और है, वह है योगिनीपुर। और जो दिल्ली का है, इस पर शासन है तोमर वंशीय राजा अनंगपाल तोमर का। और साथ ही हांसी, जो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो वो पड़ता है हरियाणा में। यहाँ पर शासन है अनंगपाल तोमर के भाई मदनपाल का। तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने समकालीन दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर और हांसी हरियाणा के शासक मदनपाल तोमर को हराकर दिल्ली व हांसी जीता। यह विग्रहराज चतुर्थ की पहली उपलब्धि थी। अगर हम बात करें कि विग्रहराज चतुर्थ के समकालीन एक और शासक हुआ करता था, वह कहाँ? गजनी का शासक। गजनी वर्तमान में अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है। गजनी को एक ज़माने में कहा जाता था तरुस्क प्रदेश। तो विग्रहराज चतुर्थ ने तरुस्क प्रदेश के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। अमीर खुसरो शाह को पराजित किया। विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित करके जो हिंदू थे उन्हें गजनी के शासन से मुक्ति दिलाई। विग्रहराज चतुर्थ ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया, वह है कि इसने तरुस्क प्रदेश के शासक अमीर खुसरो शाह को तो पराजित किया ही किया, और साथ ही तरुस्क प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को एक टाइटल मिला, एक उपाधि मिली, वह है तरुस्क जीत
अगर एग्जामिनर आपसे कहीं पूछ ले कि वह चौहान राजा कौन जो जिसे तरुष जीत के नाम से जाना जाता है, तो आपका जो जवाब होगा वह होगा विग्रहराज चतुर्थ। हमें हमें दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख पर बीसल देव का एक लेख मिलता है जो है 9 अप्रैल 1163 ईस्वी का, जिसे क्या इस अभिलेख को कहा जाता है शिवालिक अभिलेख। जो इस शिवालिक अभिलेख है इसमें इससे हमें पता चलता है कि जो विग्रहराज का शासन था वह हिमालय की तलहटी तक विस्तृत था। साथ ही इस शिवालिक अभिलेख में कहा गया है कि जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव था उसने मुसलमानों का सफाया कर दिया था और अपने उत्तराधिकारियों को भी ये निर्देश दिया था कि वह मुसलमानों को अटक नदी के पार ही रखें, उन्हें वहां तक ही सीमित रखें। और विग्रहराज चतुर्थ ने जो भांडारनक जाति थी उससे भी यहाँ के शासकों को मुक्ति दिलाई, भांडारनकों का दमन किया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि वह प्रथम चौहान राजा कौन जिसने भांडारनकों का दमन किया, तो आपका जवाब होगा विग्रहराज चतुर्थ। लेकिन जो भांडारनकों का पूर्णतः दमन था वह पृथ्वीराज तृतीय ने किया था। तो हम इनके चलते कह सकते हैं कि जो विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव हैं इसका शासनकाल चौहानों में स्वर्ण काल का दर्जा रखता है। अगर हम बात करें विग्रहराज चतुर्थ के सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में, तो इसका जीता जागता सबूत जो हमारे सामने इतिहास में मिला है वह है हरिकेली। हरिकेली एक नाटक है जिसकी रचना स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने की। हरिकेली एक नाटक है जिसकी रचना किसने की? स्वयं विग्रहराज चतुर्थ ने। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरिकेली नाटक की रचना किसने की, तो हरिकेली नाटक इसकी रचना की बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने। आजकल एग्जाम में केवल यही नहीं पूछा जाता कि यह रचना किसकी है या इसके लेखक कौन हैं। आज के एग्जाम में यह भी पूछा जाने लगा है कि जो ये नाटक है इसके अंदर क्या है, मतलब इसके प्रसंग के बारे में पूछने लग गए हैं। अगर हम बात करें हरिकेली नाटक के प्रसंग की, तो हरिकेली नाटक है इसके प्रसंग में है कि जो महाभारत काल में अर्जुन हुए उसे गर्व है, घमंड है कि मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ। अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी होने का गर्व है। तो जो भगवान शिव है उन्होंने जिम्मा उठाया अर्जुन के गर्व को तोड़ने का, चूर चूर करने का। तो भगवान शिव ने किरात का वेश बनाया, मतलब एक शिकारी का वेश बनाया, किरात का वेश धारण करके अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत हुआ और बोले कि हे अर्जुन, मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। तो अर्जुन को लगा ये एक साधारण सा किरात ही तो है और मैं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हूँ, तो वह अर्जुन है वह द्वंद्व युद्ध के लिए मान जाता है। अब आगे चलकर दोनों के मध्य द्वंद्व युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम तो स्वाभाविक ही था। जो किरात के वेश में स्वयं भगवान शिव खड़े थे, तो भगवान शिव ने अर्जुन के जो घमंड है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी को उसको चूर चूर कर दिया। इसी प्रसंग को आधार मानते हुए विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की जिसे कहा गया हरिकेली नाटक। एक इतिहास में एक और रचना है जिसमें महाभारत कालीन अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के मध्य हुए द्वंद्व युद्ध का वर्णन मिलता है। तो उस रचना का नाम है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी। इसी में भी जो किरातार्जुनीयम है इसी में भी अर्जुन और किरात वेशधारी शिव को आधार मानकर ही इस किरातार्जुनीयम की रचना की गई है। अगर हम बात करें जो विग्रहराज चतुर्थ हैं इसने एक पाठशाला का निर्माण करवाया। धार मध्य प्रदेश के समकक्ष एक पाठशाला का निर्माण करवाया जिसे कहा गया संस्कृत पाठशाला। इसका एक और नाम मिला वह है
सरस्वती कंठाभरण। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी के आसपास करवाया। अगर आपसे एग्जामिन में पूछ लिया जाए कि वह चौहान राजा कौन जिसने धार मध्य प्रदेश के समकक्ष एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, तो उसका जवाब होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और इस संस्कृत पाठशाला की जो दीवारें थी उन पर इन दीवारों पर प्रेरणादायी स्रोत लिखाए जो कि इस हरि केली नाटक में वर्णित हैं। तो आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान की वह पाठशाला कौन सी है जिसमें हरि केली नामक नाटक के प्रेरणादायी स्रोत लिखे हुए हैं, तो वह होगी सरस्वती कंठाभरण या संस्कृत पाठशाला। ये सरस्वती कंठाभरण या संस्कृत पाठशाला कहाँ पर स्थित है, तो वह अजमेर में स्थित है। आगे चलकर इस संस्कृत पाठशाला या सरस्वती कंठाभरण को तुड़वा दिया गया और तुड़वाया किसके द्वारा गया, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम है, इसने 1194 ईस्वी में इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया और नष्ट करवा दिया और यहीं पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। इसी संस्कृत पाठशाला के पत्थरों से या मलबे से एक मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है कि जो ये मस्जिद है इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा गया। लेकिन एक तथ्य ये भी है कि यहाँ पर जो है 2.5 दिन का उर्स लगता है पंजाब शाह पीर का। जो पंजाब साहब पीर है इनका 2.5 दिन का उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला भरता है 2.5 दिन का, इसलिए भी इस मस्जिद का जो नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है इसे एक नाम और मिला, वह है 16 खम्भों का महल। इसकी जो छत है वह 16 खम्भों पर टिकी हुई है, इसलिए इसे 16 खम्भों का महल भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि जो ये 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन इस जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है इसका निर्माण हुआ किसकी देखरेख में हुआ, तो वह है अबू बकर की देखरेख में हुआ। अबू बकर की देखरेख में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण हुआ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि जो सरस्वती कंठाभरण है उसको तुड़वाया किसने, तो आपका जो जवाब होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ईस्वी में जो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला थी उसे तुड़वा दिया और एक मस्जिद का निर्माण करवाया 2.5 दिन का झोपड़ा जिसे 16 खम्भों का महल भी कहा गया। और एक बात और ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। इससे पहले राजस्थान में कहीं भी मस्जिद नहीं बनवाई थी। राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है, तो जो आपका जवाब होगा 2.5 दिन का झोपड़ा। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा इसका निर्माण हुआ किसकी देखरेख में, तो वह है अबू बकर की देखरेख में हुआ। और आपसे एग्जामिनर यह भी पूछ सकता है कि राजस्थान की वह मस्जिद कौन सी है जिस पर हरि केली नाटक की कुछ प्रेरणादायी स्रोत लिखे हुए हैं, तो आपका जवाब तब भी 2.5 दिन का झोपड़ा ही होगा, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तुड़वा दिया था और जो संस्कृत पाठशाला थी उसी के मलबे से या पत्थरों से इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो स्वाभाविक है कि जो पत्थर थे उन पर हरि केली नाटक के प्रेरणा से स्रोत खुदे हुए थे और उन्हीं पत्थरों से उसने 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया। तो इस मस्जिद में हरि केली नामक नाटक के प्रेरणादायी स्रोत मिलते हैं। अगर हम बात करें कि राजस्थान से बाहर वह कौन सी जगह है या इमारत है या स्मारक है जिस पर हरि केली नामक नाटक के कुछ प्रेरणादायी स्रोत लिखे हुए हैं, तो वह है ब्रिस्टल इंग्लैंड। कौन सी जगह है वह है ब्रिस्टल इंग्लैंड।
यहाँ पर ना हरिकेली नामक नाटक की प्रेरणादायी स्रोत लिखे हुए हैं, जहाँ पर राजा राम मोहन राय की कब्र है। जो अकबर द्वितीय, मुगल शासक अकबर द्वितीय हुए, उन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा। उससे पहले राम मोहन राय कहलाते थे राजा राम मोहन राय। जो राजा राम मोहन राय को है राजा का टाइटल किसने दिया? एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो जो राजा की उपाधि है वह दी अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को ब्रिस्टल इंग्लैंड में भेजता है, और वहीं पर जो राजा राम मोहन राय है उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उन्हें वहाँ पर दफना दिया जाता है। राजा राम मोहन राय हिंदू थे, लेकिन उसे वहाँ पर दफनाया जाता है, क्योंकि जो इंग्लैंड है उसकी परंपरा के अनुसार उसे वहाँ पर दफना दिया गया, ब्रिस्टल इंग्लैंड में दफना दिया गया। तो इन जो राजा राम मोहन राय उनके स्मारक पर हरिकेली नाटक की कुछ प्रेरणादायी स्रोत लिखवाए गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि राजस्थान के बाहर वह कौन सी इमारत या स्मारक है जिस पर हरिकेली नाटक के प्रेरणादायी स्रोत लिखे हुए हैं? तो वह इमारत या स्मारक कौन सा है? तो वह है राजा राम मोहन राय का स्मारक, ब्रिस्टल इंग्लैंड। विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं हरिकेली नाटक की रचना की। इससे यह सिद्ध होता है कि जो विग्रहराज चतुर्थ था वह एक विद्वान था, विद्वता की कदर करता था। तो यह जो विग्रहराज चतुर्थ था यह विद्वानों का आश्रयदाता भी था। इसी के चलते जो विग्रहराज चतुर्थ को एक टाइटल मिला वह है कवि बांधव का। जो विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव भी कहा गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वह चौहान राजा कौन जिसे कवि बांधव कहा गया है, तो वह होगा विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव। विग्रहराज चतुर्थ को एक और टाइटल मिला क्योंकि यह एक अच्छा विजेता भी था और साहित्य प्रेमी और उनका आश्रयदाता भी था, इसलिए इसे एक टाइटल और मिला, वह है कटिबंधु की। तो कवि बांधव और कटिबंधु की उपाधि धारण करने वाला चौहान राजा कौन? विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव। अगर हम बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में आश्रय दिया सोमदेव को, जो एक विद्वान है। इन्होंने रचना की ललित विग्रहराज की। तो ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने। सोमदेव किसके दरबार में आश्रय पाता है? तो वह है विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में सोमदेव आश्रय पाता है। विग्रहराज चतुर्थ का दरबारी कवि है। जो ये ललित विग्रहराज है, इसमें जो प्रसंग है वह है ललित विग्रहराज। इस जो ललित विग्रहराज है इसका नायक तो है विग्रहराज चतुर्थ स्वयं, और नायिका है इंद्रपुरी की राजकुमारी देवल देवी या देसल देवी। देवराज इंद्र की पुत्री देवल देवी या देसल देवी। और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है इस ललित विग्रहराज में। इस ललित विग्रहराज में बताया कि जो विग्रहराज चतुर्थ और इंद्रपुरी की राजकुमारी है देसल देवी, इनके मध्य प्रेम संबंध थे। क्या ये संभव है कि इंद्रलोक की राजकुमारी और देसल देवी और बीसल देव के मध्य प्रेम संबंध हो सकते हैं? इसलिए जो ये इस ललित विग्रहराज में प्रसंग उपलब्ध है इसे काल्पनिक माना गया है। ललित विग्रहराज ने, बीसल देव ने या विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में संरक्षण पाते हैं नरपति नालय को। जो विग्रहराज चतुर्थ है उनके दरबार में एक और जो कवि है वह संरक्षण पाते हुए नरपति नालय। जो नरपति नालय है इन्होंने रचना की बीसल देव रासो। तो बीसल देव रासो की रचना किसने की? नरपति नालय ने। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे जाए कि नरपति नालय किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में संरक्षण पाते हैं, आश्रय पाते हैं, तो वह है विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। जो बीसल देव रासो है इसमें भी एक प्रसंग वर्णित है।
जो बीसलदेव रासो, इसका भी नायक तो स्वयं विग्रहराज चतुर्थ हैं। बीसलदेव रासो का जो नायक है वह स्वयं विग्रहराज चतुर्थ है, और जो नायिका है वह है मालवा क्षेत्र के परमार शासक राजा भोज की पुत्री धारा नगरी की राजकुमारी राजमती। धारा नगरी की राजकुमारी राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया है बीसलदेव रासो में। जो धारा नगरी है वह राजधानी है परमार वंशी राजा भोज की, और जो राजमती है वह राजा भोज की पुत्री है। तो बीसलदेव और राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख किया गया किस ग्रंथ में? तो आपका जवाब होगा बीसलदेव रासो में। बीसलदेव रासो की रचना किसने की? तो रचना की नरपति नालय ने। और साथ ही बीसलदेव रासो में एक और प्रसंग वर्णित है, विग्रहराज चतुर्थ की खानदेश या उड़ीसा की विजय। विग्रहराज चतुर्थ ने खानदेश या उड़ीसा विजय की, जिसका उल्लेख भी हमें बीसलदेव रासो के अंतर्गत मिलता है। अगर हम अब आगे बात करें बीसलदेव या विग्रहराज चतुर्थ की, तो बीसलदेव ने एक तालाब का निर्माण करवाया जो बीसल सागर तालाब के नाम से। बीसल सागर तालाब का निर्माण किसने करवाया? तो वह करवाया विग्रहराज चतुर्थ ने। ये बीसल सागर तालाब स्थित कहाँ पर है? यह है स्थित है राजमहल टोंक के अंदर। राजमहल टोंक में जो, और यहाँ पर इस बीसलदेव तालाब के चारों ओर अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। अगर हम आगे बात करें तो जो विग्रहराज चतुर्थ का शासन काल है वह चौहानों का स्वर्ण काल कहलाया, क्लासिकल एज कहलाया, गोल्डन एज कहलाया। तो एक विद्वान हुए हैं, पाश्चात्य विद्वान, जिनका नाम है कीलहोर्न। कीलहोर्न ने कहा कि जो विग्रहराज चतुर्थ है यह उन हिंदू शासकों में से एक है जो भावभूति और कालिदास की होड़ कर सकता था, क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक विद्वान था और विद्वता की कदर करता, जिसके चलते इसे एक जो कीलहोर्न हैं, इतिहासकार कीलहोर्न, उन्होंने कहा कि जो विग्रहराज चतुर्थ है उन हिंदू शासकों में से एक है जो कालिदास और भावभूति की होड़ कर सकता है। अगर आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि यह विग्रहराज चतुर्थ के बारे में किसने कहा कि यह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और भावभूति से होड़ कर सकता है, तो किसने कहा? कीलहोर्न ने कहा। कीलहोर्न ने। हमें जो शिवालिक का अभिलेख मिला था उसमें जो विग्रहराज चतुर्थ है उसे विष्णु का अवतार बताया गया है। आपसे पूछ लिया जाए कि विग्रहराज चतुर्थ या बीसलदेव को किस अभिलेख में या शिलालेख में विष्णु का अवतार बताया गया है, तो आपका जवाब होगा शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में एक और विद्वान संरक्षण पाते हैं, उनका नाम है धर्म घोष। जो धर्म घोष है, इन्होंने कहा विग्रहराज चतुर्थ से कि आप पशु वध या पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दीजिए, लेकिन ये संभव नहीं हो सका। तो जो ये धर्म घोष है, उन्होंने कहा कि कम से कम आप एक दिन तो पशु वध पर रोक लगा दीजिए। तो जो विग्रहराज चतुर्थ है उन्होंने एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया। और विग्रहराज चतुर्थ इन्हीं उपलब्धियों के चलते जो विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल है वह चौहानों में या शाकंभरी, अजमेर या सपाद लक्स के चौहानों में स्वर्ण एज का दर्जा रखता है, गोल्डन एज का दर्जा रखता है। अगर हम आगे बात करें तो अब आगे चौहान वंश में शासक बना वह है अपर गांगे शासक बना। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अपर गांगे शासक बना, दिखाई नहीं दे रहा शायद, अपर गांगे शासक बना। अब अपर गांगे की हत्या की किसने की? जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने 1164 ईस्वी में अपर गांगे की हत्या कर स्वयं गद्दी पर बैठता है अब पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय किसका पुत्र है?
तो वह है जगदेव का पुत्र है। पृथ्वीराज द्वितीय जगदेव का पुत्र है, जो अपरगांगे की हत्या करके 1164 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में हमें इतिहास में कोई भी उपलब्धि वर्णित नहीं मिली है। केवल कुछ उपलब्धियां हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं हैं। विग्रहराज चतुर्थ एक छोटा सा शासक था। इसके बाद विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो विग्रहराज द्वितीय है, उसके पृथ्वीराज द्वितीय के बाद शासक बनता है सोमेश्वर। हम जो अगली क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला वह सोमेश्वर को लेकर रहने वाला है। आज हमने विग्रहराज चतुर्थ की उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, उसकी राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ा, जिनके चलते विग्रहराज चतुर्थ का शासनकाल सपादलक शाकंभरी या अजमेर के चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है, गोल्डन एज का दर्जा लगता है, क्लासिकल एज का दर्जा रखता है। तो विग्रहराज चतुर्थ एक बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक थे। इन्होंने कवि बांधव विग्रहराज चतुर्थ ने कवि बांधव कटिबंधु आदि उपलब्धियां धारण की, आदि उपाधियां धारण की, और दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर और हास्य के शासक मदनपाल से दिल्ली और हास्य को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, और तुर्क प्रदेश या गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को पराजित कर हिंदू शासकों को गजनी के आतंक से मुक्त करवाया। और इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया, जिसे 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया, जहाँ पर एक 2.5 दिन का झोपड़ा नाम से एक मस्जिद का निर्माण किया गया, जो राजस्थान की पहली मस्जिद थी। यहाँ पर 2.5 दिन का पंजाब शाहपीर का उर्स लगता है, जिसके कारण भी इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। इसे 16 खंभों का महल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो छत है वह 16 खंभों पर टिकी हुई है। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने दरबार में अनेक विद्वानों को आश्रय दिया, जैसे सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज की रचना की, नरपति नाले जिन्होंने बीसल देव राशों की रचना की, और धर्म घोष जैसे विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण देता है, जिसके कारण से कवि बांधव कटिबंधु कहा गया। जो अगली क्लास में हमारा टॉपिक होगा वह होगा सोमेश्वर को लेकर। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव a nice day. Like, share and subscribe this channel.